Hello, aspirants. For those preparing for legal studies, here is the second video explaining Indian Contract Act 1872, in which two topics are covered: contract of bailment and contract of indemnity. Let's dive in with some fascinating examples. Starting with contract of bailment. Now, what is contract of bailment? जहाँ पे goods की delivery हो रही है for some purpose and after that purpose इज अकम्प्लिश, वो गुड्स या तो आप डिस्पोज ऑफ करते हैं या फिर उस पर्सन को रिटर्न करते हैं जिसने इन द फर्स्ट प्लेस गुड्स की डिलीवरी करी है. तो गोइंग बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉ इट सेज अ बेलमेंट इज अ ट्रांजैक्शन वेयर बाय वन पर्सन delivers goods to another person for some purpose upon a contract that they are to be disposed of or to be returned to the bailor after the purpose is accomplished. Now, to understand this definition, we should get an example. Coming to the example. For example, एक कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को फर्नीचर रखने के लिए दिए हैं अपने घर पे टेम्पररी बेस पे टू लुक आफ्टर इट. नाउ द पर्सन जिसने वो फर्नीचर डिलीवर किया है उस पर्सन को हम डीलर बोलते हैं, और वो पर्सन जिसको वो फर्नीचर डिलीवर हुआ है टू लुक आफ्टर दैट पर्सन इज कॉल्ड बेली. For as the definition says, the person who deliver the goods is called bailey. And for bailey, the person who receives the goods or the person to whom the goods are delivered is called bailey. अब bailment के दो टाइप्स होते हैं, gratuitous bailment and non-gratuitous bailment. And the basis of difference here is consideration. अगर आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Coming to gratuitous bailment. A gratuitous bailment is one in which neither the bailor nor the bailey is entitled to any remuneration. यानी इस केस में यहाँ पे जब गुड्स की डिलीवरी हो रही है तो किसी भी पर्सन को कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा है. हाउ कैन आई से दिस? फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने जब गुड्स डिलीवर करे हैं सेकेंड पार्टी को, तो उस सेकेंड पार्टी को जो गुड्स डिलीवर हुए हैं उसको उस गुड्स की केयर करने के लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा. एंड फॉर द बेली ऑल्सो, वो गुड्स को वापस रिटर्न करने वाला है तो उसके लिए भी कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा. तो ग्रेट्यूटस बेलमेंट वो बेलमेंट होगी जिसमें ना तो बेलर के पास कोई कंसिडरेशन जा रहा है ना बेली के पास कोई कंसिडरेशन जा रहा है. सच अ बेलमेंट मे बी फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर और बेली. नाउ व्हाई इज दिस सेड हियर? फॉर एग्जांपल, अगर बेलर ने अपने गुड्स डिलीवर करे हैं और उसने बेली को बोला कि आपको मेरे गुड्स का ख्याल देखना है अंटिल इट इज रिटर्न बैक टू मी, बट यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट है सिर्फ बेलर को मिल रहा है क्योंकि उसकी गुड्स की केयर हो रही है बेली. तो या तो कभी कभार बेलर के लिए एक्सक्लूसिव बेनिफिट होता है या बेली के लिए, बट कंसिडरेशन किसी के लिए नहीं होता. कमिंग टू एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट्यूटस बेल. फॉर एग्जाम्पल, when A leaves her dog with her neighbor to be looked after in A's absence. A कहीं जा रहा है और उसने B, उसका नेबर है, उसके पास अपने डॉग को रखा है सो दैट उसकी केयर हो सके. बी को यहाँ पे उसके बदले कोई भी पेमेंट नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन एब्सेंट है, तो हम इसे ग्रेट्यूटस बेलमेंट बोलेंगे. नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट. कॉन्ट्ररी टू द ग्रेट्यूटस बेलमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, तो नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट एक ऐसा बेलमेंट होगा जिसमें कंसिडरेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इन विच it involves the consideration whether it is passing bid to bailor or bailey, it is called a non-gratuitous bail. This is for the benefit of both the bailor. अब दोनों को कंसिडरेशन मिल रहा है तो ये बेनिफिट दोनों के लिए अक्रू होगा, बेलर के लिए भी और बेली के लिए भी. एग्जाम्पल देखते हैं नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट का. फॉर एग्जाम्पल, ए लेट्स आउट. लेट्स आउट का मतलब होता है रेंट पे देना अ मोटर कार फॉर हायरिंग टू बी. ए ने रेंट पे बी को अपनी कार दी है, मोटर कार, एंड ए इज द बेलर. क्योंकि ए ने कार डिलीवर करी तो जो पर्सन गुड्स डिलीवर कर रहा है वो बेलर है और जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो गुड्स को वो बेली है. बट ए को रेंट देने के ए को वो कार रेंट पे देने के बदले उसको हायर चार्जेस या रेंटिंग चार्जेस मिल रहे हैं, तो ए के लिए वो चार्जेस कंसिडरेशन है. और बी को मोटर कार यूज करने को मिल रही है तो बी के लिए वो यूज ऑफ मोटर कार इज कंसिडरेशन. तो बोथ द बेलर एंड बेली इज रिसीविंग सम कंसिडरेशन इन एक्सचेंज. तो ये नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट है. नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेली? अब क्योंकि बेली को गुड्स डिलीवर करे जा रहे हैं तो लॉ में उसकी कुछ ड्यूटीज डिफाइंड है जो उसको करनी पड़ेंगी. अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेलर
उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकता है। तो जो फर्स्ट ड्यूटी है बेली की, वो है टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स। और बेली को अपने गुड्स को ऐसे संभाल के रखना होता है एज इफ वो गुड्स बेली के। हम इस बेसिस पे उसकी ये ड्यूटी डिफाइन कर देते हैं कि अगर ये आपके गुड्स होते तो आप इसको कैसे संभालते, वैसे ही आपको बेलर के गुड्स भी संभालने चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू टेक केयर ऑफ गुड्स बेल टू हिम। नाउ बेली शुड टेक केयर ऑफ दीज गुड्स एज एन ऑर्डिनरी मैन विल टेक केयर ऑफ हिज गुड्स, जैसा मैंने समझाया, ऑफ द सेम वैल्यू, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। Thus, if the Bailey takes due care of goods, then he will not be liable for any loss. अगर उसने अपनी तरफ से जो भी ड्यूटी थी गुड्स की केयर करने की, उसने अगर वो करी है, तो वो कहीं से भी किसी लॉस के लिए लाइबल नहीं है। तब उस लॉस के लिए बेलर खुद लाइबल होगा। Retaliation of such goods. Also, the bailey needs to take the same degree of care of goods, whether the bailment चाहे रिवॉर्ड ग्रेट्यूटस बेलमेंट है या नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट है। ड्यूटी बेलीज की ड्यूटी दोनों में सेम होनी चाहिए टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स। सेकेंड इज नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज। इसका मतलब है जब तक बेलर किसी चीज के लिए बेली को अलाउ नहीं करता दैट यू कैन यूज माय गुड्स, और किसी चीज की अथॉरिटी देता है ओवर दोज गुड्स, तब तक उसे वो यूज नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा यूज जो बेलर की कंसेंट के बिना हुआ है, दैट सच यूज इज कॉल्ड इज अनऑथराइज्ड यूज। If I read by the definition of law, it says the bailey shall not make any unauthorized use of goods bailed. In case he makes any unauthorized use, then bailor can terminate the bailment. Bailor can also claim for damages caused to goods bailed due to unauthorized use. अगर बेली के अनऑथराइज यूज की वजह से बेलर को कोई भी डैमेजेस होते हैं, तो वो उसे बेली से क्लेम कर सकता है। तो फर्स्ट यूज वाज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स, सेकेंड इज नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज। कमिंग टू द थर्ड ड्यूटी ऑफ बेली, कीप गुड्स सेपरेट। बेली को ये पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि उसे अपने गुड्स को और जो बेल्ड गुड्स हैं उनको मिक्स नहीं करना है। दे आर टू केप सेपरेटली। द बेली नीड्स टू कीप द गुड्स सेपरेटली फ्रॉम हिज ओन गुड्स। ही शुड नॉट मिक्स द गुड्स अंडर बेलमेंट विद हिज ओन गुड्स। In case bailey mixes the goods with his own goods without the consent of the bailor, then bailor also has an interest in the mixture, जो बेली के लिए एक लॉस है। अगर बेली ने अपने गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ मिक्स कर दिया और वो गुड्स सेपरेट भी नहीं हो सकते, तो बेलर के पास ये राइट होता है कि वो बेली के गुड्स में भी अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है और ये कैन क्लेम कि ये गुड्स मेरे हैं। इसलिए बेलर को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये दोनों काइंड ऑफ गुड्स को सेपरेटली रखें। Next is return goods. Now, payment is done for a purpose upon a contract that when the such purpose is accomplished, you have to dispose of such goods or return such goods. So this comes under the duties of bailey. The duty of bailey is to return the goods without demand. अब उसको खुद से जाके ना मांगना पड़े बार बार। अगर उसे पता है कि पर्पस अकम्प्लिश हो गया है, नाउ बेलर हैज एन इंटरेस्ट, तो उसे वो गुड्स बेलर को वापस कर देने चाहिए। इन केस ऑफ हिज फेलियर टू डू सो, he shall be liable for the loss, destruction, deterioration, damages or destruction of goods even without negligence. अगर टाइमली वो गुड्स री डिलीवर नहीं हुए या फिर रिटर्न नहीं हुए बेलर को, तब भी बेलर को ये राइट है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ऑल्दो बेली ने कोई भी नेग्लिजेंस ना की हो। बस एक नेग्लिजेंस ये थी कि उसने टाइमली उस गुड्स को रिटर्न नहीं किया। नेक्स्ट इज रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट। नाउ द गुड्स आर सच कि उनके साथ ऐसे गुड्स का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है एंड नाउ दे आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ बेली। तो बेली को वो गुड्स इंक्रीज प्रॉफिट के साथ रिटर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेली के पास कोई प्लांट है, ठीक है, और प्लांट ऐसा है कि वो ग्रो हो रहा है या उसका पार्ट भी है उसके साथ, तो उसको वो दोनों चीजें वापस करनी पड़ेगी बेलर को। अ बेली शैल रिटर्न द गुड्स अलोंग विद एनी इंक्रीज और प्रॉफिट द बेलर इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है कि आपको इसके साथ ये भी वापस करना है। आपको पता है कि गुड्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी इंक्रीज हो रहा है या प्रॉफिट है या कुछ की एडिशनल चीज है विच इज रिलेटेड टू सच गुड्स ओनली, तो वो भी बेलर को रिटर्न होंगे। अब क्योंकि बेली की हमने इतनी सारी ड्यूटीज डिफाइन कर दी है, तो बेलर की भी तो कुछ ड्यूटीज होंगी, राइट? सो नाउ कमिंग टू द ड्यूटीज ऑफ बेलर वन बाय वन। सो द फर्स्ट ड्यूटी इज ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज ऑल फॉल्ट्स। कोई भी गुड्स डिलीवर करने से पहले बेलर की ये ड्यूटी है कि वो बेली को बताए कि उसके टू बी डिलीवर्ड गुड्स में क्या क्या फॉल्ट्स हैं
ऐसा ना हो कि वो फॉल्ट पहले से बेलर ने नहीं बताया है, बेली के पास गुड्स डिलीवर हो गए हैं और बाद में बेलर ये ब्लेम लगा रहा हो बेली पे कि ये वाला फॉल्ट आपकी वजह से मेरे गुड्स में आया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। If Baylor fails to disclose such faults, then he will be responsible for the damage caused to goods or loss suffered by the bailiff. Second duty. The bailiff is under the duty to pay the extraordinary expenses incurred by the bailiff for such damage. Now suppose A ने B को अपना डॉग रखने के लिए बोला है कुछ टाइम के लिए और उसके साथ के जो भी एक्सपेंस थे उसके फूड रिलेटेड या जो भी एक्सपेंसेस थे वो बेलर पे करके नहीं गया। बट इन द मीन टाइम वाइल इन द अंडर द सर्वेलेंस ऑफ बेली उस डॉग के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो बेलर की ये ड्यूटी है कि वो एक्सपेंसेस वो बेली को reimburse करे। Now the next duty of bailor to accept the goods after the purpose for which such goods were bailed is accomplished. अब बेलर की ये ड्यूटी है कि अगर उसने गुड्स डिलीवर करे हैं तो उसको एक्सेप्ट करे, राइट? और एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसके गुड्स से एंड आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश उसका खुद का भी इंटरेस्ट होगा कि हाँ मेरे गुड्स मुझे वापस हो जाए, ऑल्दो वो गुड्स किसी क्रिमिनल केस से रिलेटेड हो या फिर वो खुद भी वो गुड्स वापस ना लेना चाहता हो क्योंकि उसे लग रहा है कि गुड्स में कुछ लॉस है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में एक्सेप्ट ना करना चाहे तो हम वेलर को जबरदस्ती थमा सकते हैं। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू कीप योर गुड्स विद यू। नेक्स्ट ड्यूटी इज ड्यूटी ऑफ द बेलर टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स बिल्ड टू द बेली। अब कुछ डिफेक्टिव टाइटल था उस गुड्स पे जिस या फिर यू कैन रिलेट दिस ड्यू टू द सेकेंड ड्यूटी ऑल्सो कि आपको कोई भी एक्सपेंसेस है तो आप वो इनकर करो, दैट वुड बी सफिशिएंट नाउ। नाउ कमिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो दिस पर्सन इज सेविंग समथिंग, trying to protect something. So indemnity is somewhere related to the protection. Going to the definition, contract of indemnity basically involves one party. हम डेफिनेशन के साथ समझेंगे। इट इन्वॉल्व्स वन पार्टी प्रॉमिसिंग दी अदर पार्टी, यानी एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कुछ प्रॉमिस कर रही है। क्या प्रॉमिस कर रही है? टू मेक गुड इट्स लॉसेस, कि अगर सेकेंड पार्टी को कुछ लॉसेस होते हैं तो जो पार्टी ए है वो उसको उस लॉसेस से बचाने की कोशिश करेगी पहले तो, और इनकेस अगर नहीं बचा सकती है तो उन लॉसेस के लिए कॉम्पनसेट करेगी। तो दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज लाइक। These losses may arise either due to the conduct of the other party, और हो सकता है कि वो लॉस किसी थर्ड पार्टी की वजह से उसको हो रहा हो या फिर किसी और की वजह से। तो जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है किसी पर्सन को प्रॉमिस करना कि यस हम आपको कुछ लॉसेस से बचा रहे हैं, या फिर नहीं बचा पा रहे तो अगर वो लॉसेस हो जाते हैं फ्यूचर में तो उन लॉसेस के लिए कॉम्पनसेट करेंगे। और जिस पार्टी को प्रॉमिस कर रहे हैं लॉसेस से बचाने के लिए वो लोग कहीं से भी अराइज हो सकता है। ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि वो उसे कुछ सर्टेन गुड्स डिलीवर करेंगे फॉर ₹2000 एवरी मंथ। ये प्रॉमिस हो गया। ए का प्रॉमिस है गुड्स डिलीवर करने का, तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉमिस कर रहा है टू इंडेमनीफाई। यू शुड कीप अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज। ए ने सिर्फ इतना प्रॉमिस किया है कि वो बी को गुड्स डिलीवर करेगा फॉर ₹2000 एवरी मंथ। तो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब आगे आते हैं सी कम से, सी कॉन्ट्रैक्ट में आता है अलग से। अब वो बी को इंडेमनीफाई करने की कोशिश कर रहा है। सी कम्स इन एंड प्रॉमिसेस टू इंडेमनीफाई दीज लॉसेस इफ ए फेल्स टू डिलीवर द गुड्स। सी अलग से आया और उसने बी को बोला कि ए ने तुमको प्रॉमिस किया गुड्स डिलीवर करने का, राइट? अगर ए गुड्स डिलीवर नहीं करेगा और उसके गुड्स डिलीवर करने से तुम्हें कुछ भी लॉस होता है तो मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसके बीच में हो रहा है? बी और सी के बीच में, नॉट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। सी आया है, उसने बी को प्रॉमिस किया है कि अगर आपको टाइमली डिलीवर नहीं हुए गुड्स और गुड्स डिलीवर ना होने की वजह से आपको कुछ आगे लॉसेस हो रहे ऑपरेशन में, बिजनेस ऑपरेशन में, तो उन लॉसेस के लिए मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा। तो यहाँ पे जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो बी और सी के बीच में हो रहा है। ओके, दिस इज हाउ बी एंड सी विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में जो एक दूसरे को प्रोमिसेस कर रहे हैं, वो प्रॉमिस कौन कर रहा है, प्रॉमिस किसको दिया जा रहा है, इसके बेसिस पे पार्टी डिफाइन होती है। तो हमारे पास दो पार्टीज है बेसिकली, दिस इज वेरी सिंपल, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर।
जो द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, राइट? इंडेमनीफायर कौन हो सकता है? वो पर्सन जो किसी को प्रॉमिस कर रहा है कि यस आई विल इंडेमनीफाई यू, आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू और आई विल मेक योर लॉसेस गुड, तो वो पर्सन एक इंडेमनीफायर है। जैसे बी सी आया था कॉन्ट्रैक्ट में, राइट? उसने क्या किया, प्रॉमिस किया कि बी को कि मैं तुम्हें, अगर तुम्हारे गुड्स टाइमली डिलीवर नहीं करता है ए, तो मैं तुम्हें कॉम्पनसेट करूंगा, तो सी वहां पे इंडेमनीफायर है। इंडेमनिटी होल्डर, सी इंडेमनिटी होल्डर कितना खुश है, उसके दांत चमक रहे हैं क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिली है यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड द पर्सन हुज लॉसेस आर इंडेमनीफाइड, जिसके लॉसेस इंडेमनीफाई कर दिए जाते हैं, उसको हम इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। और द सब्स्टिट्यूट नेम ऑफ इंडेमनिटी होल्डर इज इंडेमनीफाइड, क्योंकि वो खुश है, उसको प्रोटेक्शन मिली है, इज इंडेमनीफाइड। अब इंडेमनिटी होल्डर के कुछ राइट्स, राइट्स कि उसे, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं कि वो कौन कौन से क्लेम कर सकता है। सी दिस पर्सन इज रेजिंग हैंड, ट्राइंग टू शो कि उसके पास कौन से राइट्स हैं, एंड इज ट्राइंग टू स्पीक अप फॉर द राइट ही possesses. So the first right is the indemnifier will have to pay damages which the indemnity holder will claim in a suit. Indemnity holder, जो इंडेमनीफायर है, उसको अगर उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपके डैमेजेस पे करूंगा या आई विल मेक योर लॉसेस गुड, तो प्रॉमिस किया है तो आपको ऑफकोर्स फुलफिल करना पड़ेगा, राइट? अगर इंडेमनिटी होल्डर ने बोल दिया बाद में कि यस मुझे वो लॉसेस हुए, नाउ मेक माय लॉसेस गुड, तो ये इंडेमनीफायर का क्या है, इंडेमनीफायर की तो ड्यूटी बन जाती है, बट इंडेमनिटी होल्डर के पास एक राइट डेवलप हो जाता है। सेकेंड राइट इज indemnity holder can even compel the indemnifier to pay the cost he incurs in litigating the suit. अब इंडेमनिटी होल्डर ये बोल रहा है कि ठीक है मुझे लॉसेस हुए हैं वो तो आपको पे करने पड़ेंगे, बट आप फर्स्ट प्लेस में मान ही नहीं रहे थे आपको लॉसेस हुए हैं, तो मुझे तो कोर्ट में जाना पड़ा, और कोर्ट में जाने के बाद मुझे करने पड़े कुछ लीगल चार्जेस पे, वो भी मुझे आपकी वजह से पे करना पड़ा, आप क्यों नहीं माने इन द फर्स्ट प्लेस। तो इंडेमनिटी होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो लीगल चार्जेस भी क्लेम करे इंडेमनीफायर्स। नेक्स्ट राइट, इफ द पार्टीज अग्री टू लीगली कॉम्प्रोमाइज द सूट, उन्होंने बोला कि ठीक है आपने जो मेरे पे केस किया है उसको लीगली कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना, ऐसे ही, तो इंडेमनीफायर को वो कॉम्प्रोमाइज अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो बेसिकली कह सकते हैं कि इंडेमनीफायर को लॉसेस के लिए जो उसने प्रॉमिस किया है वो देना पड़ेगा। लॉसेस के लिए प्रॉमिस करने के बाद अगर इंडेमनीफायर मना करता है कुछ भी क्लेम देने से, तो और अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो अपने लीगल चार्जेस भी वो इंडेमनीफायर से कवर कर सकता है, और कोई कॉम्प्रोमाइज अमाउंट है तो ऑफकोर्स वो भी कवर कर सकता है। कमिंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स, so my first question to all of you is, which of the following is a not necessary condition for delivery of condition of bailment? डिलीवरी ऑफ गुड्स का होना जरूरी है, यस जरूरी है। कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट का होना जरूरी है, हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट तो होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट बोलते हैं, तो ठीक है ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सर्विसेज के लिए कॉम्पनसेट करना जरूरी है, या बेली का पोजेशन जरूरी है। पोजेशन का मतलब है ओनरशिप। लुक, जब आप गुड्स को डिलीवर करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, आप सिर्फ फॉर द सर्वेलेंस ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो या फिर फॉर एनी अदर रीजन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गुड्स बेबी के हो जाते, क्योंकि दैट गुड्स हैव टू बी रिटर्न, राइट? तो पोजेशन बाय बेबी इज अ करेक्ट आंसर, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हाउ मेनी पार्टीज आर रिक्वायर्ड? कितनी पार्टीज होती है? एक इंडेमनीफायर है, एक इंडेमनिटी होल्डर है, तो टू पार्टीज, राइट? तो सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को हम क्या बोले? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोले, वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोले, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोले, या वॉइड? वॉइड तो नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड में से आता है। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट है विच मे और मे नॉट हैपन, कि अगर लॉसेस, अगर एक्चुअली उस पर्सन को, इंडेमनिटी होल्डर को लॉसेस हुए तो ही गुड्स गुड्स क्लेम करना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो ऑप्शन अवेल ही नहीं हो पाता। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्ट आंसर। In a bailment, the responsibility for the safekeeping of goods lies with whom? बेली, क्योंकि बेली के पास वो गुड्स डिलीवर होते हैं। एन अग्रीमेंट, जो बेलर और बेली के बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो ऑप्शन सी। जो बेलमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड बेलर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है बेलर। बेलर का मतलब कौन है? बेलर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? वो पर्सन जो गुड्स डिलीवर करता है, तो वी कैन ऑल्सो कॉल दैट पर्सन अ डिलीवरर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, ना तो बेलर के लिए कोई कंसिडरेशन है ना बेली के लिए, तो आप उसको क्या बोलोगे? ग्रेट्यूटस बेलमेंट, ऑप्शन बी। इसको एक चीज से रिलेट कर सकते हैं, लाइक आप ग्रेटफुल होते हो ना किसी के लिए,
यस, यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग, तो समझ लो ग्रेट्यूटियस बेलमेंट में कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं, ग्रेटफुल है, दैट इज इनफ। तो ग्रेट्यूटियस को ग्रेटफुल से कनेक्ट कर लो आप प्लीज। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज सेकेंडरी है, कंडीशनल है, प्राइमरी है कि ऑप्शनल? तो कंडीशनल होती है। अगर उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया, उसको लॉस हुआ ही नहीं तो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना इंडेमनीफायर को। तो वो एक कंडीशनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डीलर की ड्यूटीज बताओ। डीलर को क्या गुड्स रिटर्न करने होते हैं? डीलर को तो नहीं करने होते हैं, वो तो बेल ही करता है ना गुड्स को रिटर्न। टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स, ये शायद ड्यूटीज ऑफ डीलर में हमने पढ़ा है कि जब वो अपने गुड्स डिलीवर कर रहा है तो उसको सच सच बताना चाहिए कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फॉल्ट है, सॉरी उसके गुड्स में क्या क्या फॉल्ट है ना, बाद में वो ब्लेम ना करे डेली को। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity. Thank you so much. All the very best for your exams.